हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ फॉरवर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे अपोलो माइक्रो। बहुत रिक्वेस्ट थी इस शेयर को लेकर के आप लोगों की, क्या ये शेयर यहां पर एक ब्रेकआउट देने वाला, और साथ में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे क्वार्टर वन की क्या पॉसिबिलिटी है। देखो, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है क्या, डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स, चीजें एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इसकी रिपोर्ट आज के दिन मैंने मार्केट वाले वीडियो में ली है आपके साथ, प्लीज जाकर के देखना, कुछ अच्छा देखने को वहां पे आपको शायद मिलेगा। क्योंकि देखो, एक तरफ ये है ना कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब नेगेटिविटी फैलाने में लगे हैं पूरी दुनिया में, कभी कहीं लड़ने चले जाएंगे, कभी कहीं, कभी टैरिफ पर कूद पड़ते हैं। वहां कुछ तो पॉजिटिविटी हमको चाहिए, तो वो पॉजिटिविटी उस वीडियो में आपको आज के दिन दी गई है, जरूर जाकर के देखना। तो शुरुआत करते हैं अपोलो माइक्रो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वार्टर वन में, क्या पॉसिबिलिटी नंबर्स की है, समझेंगे इन सब चीजों को। सब्सक्राइब कर दिया करो, देखो यार पैसे नहीं लगते इस चीज के, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले आते हैं आपके अपडेट पर। डिफेंस स्टॉक्स ने पिछले कुछ दिनों में अच्छे रिटर्न दिए, और भैया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये शेयर तो ताबड़तोड़ रिटर्न देके गया, ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस शेयर ने ब्रेकआउट दिए। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने थर्सडे को एक क्या किया था, नोट दिया था, अकॉर्डेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON फॉर 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स अमाउंटिंग टू अप्रॉक्सिमेटली 1.05 लाख करोड़ थ्रू इंडिजीनियस सोर्सिंग। यानी कि मेक इन इंडिया के तहत कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं डिफेंस सेक्टर में। ड्रोन्स आप देख रहे हो, और साथ में मिसाइल्स, इंटरसेप्टर मिसाइल या फिर किसी भी तरह की मिसाइल्स, अब भैया वो इंडिजिनस तरीकों से आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो लगातार डिफेंस सेक्टर का ग्रोथ का रीजन यही है। लेकिन जब दिखती है आपको ग्रोथ हो रही है, तब आप क्या करते हो, भागते हो, पकड़ते हो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ग्रोथ हो चुकी है उसके बाद पकड़ना कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में हमेशा समझदार इन्वेस्टर बनो। जब क्या होता है ना, कोई भी शेयर ऑलरेडी भाग चुका होता है, इस सेक्टर भाग चुका होता है, हम कहते हैं यार क्या पता और भाग जाए, थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। जब हम रिस्क लेने जाते हैं ना किसी भागते हुए शेयर पर, भागे हुए शेयर पर बेसिकली, तब हम क्या करना चाहिए, हमें कम से कम पैसा लगाना चाहिए, ताकि अगर प्रॉफिट आए उसके बाद में भी तो आपका फायदा तब भी हो जाए। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी वहां पे शेयर भाग चुका है ज्यादा, तो वहां शेयर हो जाता है ओवर वैल्यूड, कई बार एक्सपेंसिव। तो आपको क्या करना है, कम पैसा लगाना है, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा बना रहे। क्योंकि आप देख रहे हो सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, आपको पता है अगर आज प्रोजेक्ट है, अगर आज रिक्वायरमेंट है, तो उसका आपको एक्विजिशन या फिर प्रोजेक्ट का कंप्लीटमेंट वो परसों देखने को, मतलब कि आने वाले टाइम में दिखेगा। तो जब वो कंप्लीट होगा तब फिर से शेयर में रैली दिखेगी। तो आप क्या करते हो, उस सेक्टर में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना शुरू करते हो। तो वही चीज आपको यहां पर भी कहीं ना कहीं नजर आ जाएगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। शेयर ने लास्ट सेशन 192.25 पर क्लोजिंग दी, 2.36% की तेजी के साथ में, ₹4.44 शेयर अप पर था। और अगर हम ओपनिंग देखें, शेयर की ओपनिंग वही थी, स्ट्रॉन्ग थी। उसके बाद शेयर थोड़ा सा नीचे की तरफ डिप लगाता है, फिर वापस से शेयर रिकवर हो जाता है। प्रीवियस क्लोज ₹187.81 पर था। शेयर ने लास्ट सेशन हाई लगाया था ₹196 का, अच्छा खासा, और क्लोजिंग दी थी ₹192.25। यानी कि ओपनिंग सेशन में ज्यादा तेजी थी, दिन के आखिर में जाते जाते शेयर कहीं ना कहीं अपने हाई से ₹4 स्टिल नीचे ही था। अब डिस्कस करते हैं क्वार्टर वन, लेकिन उससे पहले यहां पर देखो, प्रमोटर ने रिसेंटली अपनी होल्डिंग यहां पे कम करी है, 55.12 से 50.65% की होल्डिंग प्रमोटर की आई है, वो भी जून में। यानी कि लगभग 5% की होल्डिंग प्रमोटर की कम हुई है। कौन सा टाइम फ्रेम ये होगा आपका, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने मार्क करते हैं। ठीक है, ये 3 महीने मार्क करते हैं। कहीं ना कहीं 3 महीनों में ये 5% की होल्डिंग निकाली गई है, जिसमें FIIs ने बड़ी बाइंग करी है भैया। FIIs की सबसे बड़ी खरीदारी है, और DIIs की भी खरीदारी है। अब प्रमोटर ने कब बेचा, FIIs और DIIs ने कब खरीदा, और पब्लिक ने कब बेचा, ये सारा काम कब हुआ है आपका, मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों में। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको आना चाहिए चार्ट पैटर्न पे। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एंटिटी आई है, प्रमोटर ने बेचा तो कब बेचा, FIIs ने खरीदा तो कब खरीदा, DIIs ने खरीदा तो कब खरीदा, ये चीज आपको पता, इसका एस्टिमेट लगा सकते हो। क्योंकि हर बार आपको इनसाइडर ट्रेडिंग का डाटा नहीं मिलेगा, या फिर FIIs ने खरीदा, ये डाटा हर बार आपको नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार ये डाटा अपलोड किया जाए, तो आपको एक assumption लगाना पड़ता है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि जून में ये डाटा ऐड ऑन हुआ है, मतलब कि मार्च, अप्रैल और मई,
इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ये डाटा यहां पर आया है। अब अगर आप इस टाइम फ्रेम को देखोगे यहां पे, तो आपको नजर आता है कि स्टॉक ने एक रेंज पर काम किया 110 रुपए से लेकर के 125 रुपए के बीच में। हम यहां लेके चलते हैं कि 110 से 125 के बीच में शेयर काम कर रहा था, यानी कंसोलिडेशन जोन पूरा 2 महीना लगभग 2 महीने का कंसोलिडेशन जोन शेयर में चला, और कहीं ना कहीं यहीं पर ही आपके एफआईज और डीआईएस ने एंट्री करी। जैसे ही शेयर में यहां कंसोलिडेशन जोन चला, खरीदारी होते ही शेयर में ब्रेकआउट बना। यही चीज आपके स्टॉक्स पर चलती है, यही आपको नजर रखनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, अब ये शेयर अगर ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है तो क्या एफआईज और डीआईएस यहां पर सेल कर चुके हैं? हमें अब ये एजम्पशन लगाने होते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप इनसाइडर ट्रेडिंग सर्च करोगे अपोलो माइक्रो की। इसके लिए आप एनएससी के बल्क डील्स और ब्लॉक डील्स चेक करोगे। इसके लिए आपके म्यूचुअल फंड्स आगे आएंगे जिसमें डीआईएस भी हो सकते हैं। उसके लिए आप एफआईज की क्या बाइंग रही है, डाटा चेक करोगे, रिसर्च। तो ये 4 चीजें आपके पास रिसर्च पर आनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि अगर एफआईज डीआईएस ने यहां खरीदा था तो कहीं यहां बेच तो नहीं दिया, और अगर यहां बेच दिया है तो क्या मुझे यहां खरीदारी करनी चाहिए जहां पर लार्ज एंटिटी सेल कर चुकी हैं। ये चीजें आपको रिसर्च करनी है। देखो, कभी भी किसी भागते हुए शेयर में एंट्री करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वो शेयर क्यों भागा, जब आपसे रैली में सो चुकी है। लेकिन अगर आप किसी शेयर को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, जैसे कि टाटा स्टील लिमिटेड हमने 128 पर डिस्कस किया था, क्यों भैया? क्योंकि न्यूज बहुत सी आ रही थी, और क्या क्या न्यूज, क्या क्या ऑप्टिमिज्म पॉजिटिविटी थी, वो हम 128 पे डिस्कस कर रहे थे, तो शेयर 166 तक गया। ठीक है, तो आपको ये रिसर्च रखना होता है कि भैया अगर कोई शेयर लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन कर रहा है, जैसे यहां कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है। अगर वो शेयर आप उस पर नजर रखते हो तो हमेशा ये देखो कि भैया हमें करना है तो क्या करना, और कब और क्यों कैसे करना है। अब आते हैं प्रेजेंट लेवल पे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या यहां पर आपके एफआईज और डीआईएस ने सेलिंग करी है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर आते हैं, पहले हम लेवल चेक करेंगे। ये वाला, ये है 186, यानी कि आपका मिड सपोर्ट जोन। इसके ऊपर आता है 202 रुपए का आपका मिड रेजिस्टेंस, क्रूशियल रेजिस्टेंस आता है 215। ये 3 लेवल्स अभी आपके रेजिस्टेंस जोन के आसपास कहीं ना कहीं बनते हैं। मिड सपोर्ट बस यहां पर एक ही नजर आएगा। लास्ट सेशन के अंदर अगर हम यहां पर देखें, शेयर ने येलो क्रॉसओवर जो कि 195 रुपीज पर है, आने की कोशिश करी। अब हमें क्या चाहिए कि शेयर येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड के ऊपर टिके, ताकि फिर से हमें 215 के आसपास के लेवल देखने को मिले। बाय या सेल, खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी, आपका पैसा। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक रेजिस्टेंस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर बॉलिंजर बैंड का 195 रुपीज। ऐसे में आपको चाहिए कि अगर शेयर को इसे ब्रेकआउट करना 195 को, और आपको फिर से बड़ा टारगेट चाहिए, तो शेयर को यहां पे हैंग आउट करना पड़ेगा। सॉरी, हैंग आउट नहीं, हैंगिंग सपोर्ट करना पड़ेगा। हैंगिंग सपोर्ट लेने के लिए शेयर को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, एक तरीका ये होता है। या फिर शेयर क्या करे, एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट कैंडल दे, जैसे शेयर ने यहां पर दी और यहां पर दी। अगर ये कंडीशन आपकी यहां बनती है, येलो क्रॉसओवर 195 के ऊपर शेयर क्लोजिंग देता है एक सेशन के अंदर सस्टेन करके, तो पॉसिबिलिटी आती है कि शेयर अपने मिड रेजिस्टेंस 202 को ब्रेकआउट करेगा, और पॉसिबली 215 को भी यहां पर वापस से टच कर सकता है। बट फिर एक कहानी और आती है कि स्टॉक में डबल टॉप पैटर्न एक ऑलरेडी बन चुका है। डबल टॉप पैटर्न एक ऑलरेडी बन चुका है यहां पर, तो ऐसे में ये गिरावट क्या फर्दर कैरी ऑन होगी, तो यहां पर सेलिंग देखनी पड़ेगी। लास्ट सेशन की कैंडल सेल इंडिकेट कर रही है, तो अगर ये सेलिंग और कंटिन्यू हो जाती है और शेयर 186 के नीचे यहां पर क्लोजिंग दे देता है कमिंग सेशंस के अंदर, तो फिर हम शेयर में बड़े फॉल की तरफ आ सकते हैं। ये सब पॉसिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए। क्रूशियल सपोर्ट अराउंड 140 के पास यहां पर बनता है आपके इस शेयर के अंदर। खरीदना या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपका पैसा, आपकी जिम्मेदारी। 60.9 का एमएफआई है, 53.9 का आरसी। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर शेयर इन टेक्निकल्स पर कंसोलिडेशन दिखाता है। मेजरली कभी कभी आपको करेक्शन भी आती देखने को मिल जाती है, उसके लिए मार्केट पर आपकी नजर रहेगी, क्योंकि 60s के टेक्निकल पर कई बार स्टॉक आपका मार्केट की तरफ भी देखता है कि मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है। तो मार्केट का वीडियो आज के दिन का देखना मत भूलना। क्वार्टर 1 का जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, एक बार छोटे से नंबर चेकआउट कर लेते हैं कि जून क्वार्टर में कंपनी क्या बताती है। क्वार्टर रिजल्ट्स जून 2020। देखो ये एजम्पशन है, मैं आपको पहले बता दूं, ये मैं आपको नंबर नहीं बता रहा कि कंपनी यही नंबर देगी, ना ही नंबर अभी आए हैं, लेकिन आप पॉसिबिलिटी लेके चलते हो कि कंपनी क्या कर सकती है। तो अगर हम उसकी पॉसिबिलिटी देखें तो जून क्वार्टर कंपनी का वीक देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद मार्च।
ठीक है, सेल्स की बात अभी हम यहां पर कर रहे हैं। 2022 में कंपनी के सेल्स आधे हुए थे कंपैरिजन विद मार्च 2022। 2023 जून में भी कंपनी के सेल्स लगभग आधे हुए थे इन कंपैरिजन विद मार्च 2023। जून 2024 में भी कंपनी के सेल्स कम रहे थे इन कंपैरिजन विद मार्च 2024। ऑलरेडी कंपनी ने यहां पर एक अच्छा खासा बेंचमार्क दिया मार्च 2025 में। तो अगर हम पास्ट पैटर्न को देखें, अगर इन नंबर्स को कंपनी फॉलो करती है जून के क्वार्टर के अंदर 2025 में भी, तो यहां भी कंपनी की सेल्स आपको ड्रॉप होती देखने को मिल सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं मिलता अगले वीडियो में।